हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 सब्जेक्ट का पार्ट है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ऐसे 2 सब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको, है ना। जनरली सिविल इंजीनियरिंग में होता है 5th सेम में। अभी तक हम लोगों ने इसके 5 प्रॉब्लम देखे थे, है ना। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 देखेंगे, है ना। फिर प्रॉब्लम नंबर 5 तो देखे थे, लास्ट प्रॉब्लम जो देखे थे हमने वो भी फ्रेम का प्रॉब्लम था, है ना। और वो कैसा था, नॉन स्वे फ्रेम का प्रॉब्लम देखा था, है ना। अब आज हम लोग और एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, है ना। अभी सब में पहले हम लोग प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल है। डायग्राम दिया हुआ है प्रॉब्लम में, है ना। और अपन को क्या बोल रहा है? ड्रॉ बीएमडी, है ना। क्या करना है? फॉर द फ्रेम लोडेड एज शोन इन फिगर ड्रॉ बीएमडी, है ना, बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, है ना। तो हमको बीएमडी ड्रॉ करना है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। और दूसरी चीज क्या है, सब में पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग को देखना है कि भाई ये फ्रेम जो है वो नॉन स्वे है कि स्वे है ना। क्योंकि स्वे फ्रेम रहेगा तो उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है ना। और नॉन स्वे रहेगा तो उसका प्रोसीजर सिमिलर है ना। जैसे मतलब अभी तक जितने भी प्रॉब्लम करते आए हम लोग, है ना, बीम वाले प्रॉब्लम थे या फिर लास्ट वाला फ्रेम वाला प्रॉब्लम था, वही सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम स्टेप रहेंगे, है ना। अगर स्वे हो जाता है तो स्टेप वही रहेंगे, लेकिन अंदर का प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि स्वे है कि नॉन स्वे। तो इसका कुछ पॉइंट जैसे हम लोगों ने बताए थे। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने पूरा बताया कि कैसे आइडेंटिफाई करना, लास्ट प्रॉब्लम में ही बताया है ना, डिफरेंस बिटवीन स्वे नॉन स्वे एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है कि फ्रेम स्वे है या नॉन स्वे है। क्योंकि एग्जाम में जब प्रॉब्लम आता है तो बोलता नहीं कि स्वे फ्रेम है या नॉन स्वे फ्रेम है, सिर्फ बोलेगा बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या कोई और मेथड से इसको सॉल्व करना है, ऐसा बोलेगा। तो सब में पहला पॉइंट क्या होता है कि जो भी वर्टिकल मेंबर है, यहाँ पे वर्टिकल मेंबर ए बी और सी डी 2 मेंबर है ना। तो ए बी और डीसी 2 मेंबर है, दोनों वर्टिकल मेंबर की लेंथ सेम है। देखो ए बी 4 मीटर, ए बी 4 मीटर, है ना। उसके बाद लोडिंग इधर सिमेट्रिकल है, इधर लोडिंग अलग है। लेकिन सब में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो हमको देखना होता है कि भाई ये जो वर्टिकल मेंबर है ये डिफ्लेक्ट कर रहेगा, है ना। डिफ्लेक्ट कर रहेगा। कब डिफ्लेक्ट करेंगे? जब वन साइड लोड रहेगा। जैसे कि इधर से 32 किलोमीटर का लोड है जो इसको क्या कर रहा है, इधर ढकेल रहा है ना। तो इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन इधर होगा, है ना। इसका डिफ्लेक्शन इधर होगा, राइट। लेकिन अब इसके डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करने वाला कोई इधर रिएक्शन है क्या, है ना। ये नीचे तो 2 एंड फिक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रोलर दिया है। ये रोलर कैसा है? ऐसा है ना। ये वर्टिकल रोलर है ना। सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल रोलर है ना। तो हॉरिजॉन्टल रोलर का रिएक्शन क्या होगा? इधर से रिएक्शन आएगा इसका, है ना? इसका एक ही रिएक्शन बनेगा, वो भी कैसा आएगा? इधर से आएगा। रोलर सपोर्ट का एक ही रिएक्शन होता है ना, कि ये हॉरिजॉन्टल रोलर है तो इसका रिएक्शन इधर से आएगा, ये रिएक्शन यहाँ पे बनेगा आरसी, है ना। अब ये रिएक्शन क्या करेगा? ये 32 किलोन्यूटन लोड की वजह से जो भी डिफ्लेक्शन होने वाला है या फिर ये जो वर्टिकल मेंबर इधर ऐसे डिफ्लेक्ट होने वाले हैं, ये इनका डिफ्लेक्शन क्या करेगा? यहां से ये रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्ट कर देगा तो कोई डिफ्लेक्शन होगा क्या? वर्टिकल मेंबर में कोई डिफ्लेक्शन होगा क्या? कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। अब जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये किस टाइप का फ्रेम है? नॉन स्वे फ्रेम है। कैसा है फ्रेम? ये हमारा फ्रेम है भैया, नॉन स्वे फ्रेम है। कैसे आइडेंटिफाई किए? यहाँ पे एक ये तो लोड मिडल में, सेंटर में है ना, तो लोडिंग इक्वल है। लेकिन इधर से एक लोड है जो क्या कर रहा है, इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। जो हमारे वर्टिकल मेंबर है उनको ढकेल रहा है, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा वहां पे, है ना। लेकिन ये डिफ्लेक्शन कौन रेजिस्ट कर रहा है? इधर जो हम लोगों ने रोलर लगाया है ना, ये जो वर्टिकल रोलर, इधर हॉरिजॉन्टल रोलर लगाया है, उसकी जो रिएक्शन क्रिएट होगी, यहाँ की जो आरसी रिएक्शन होगी, वो क्या करेगी? 32 किलोन्यूटन लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा उसको क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है। तो कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये कैसा है? फ्रेम नॉन स्वे। बाकी वर्टिकल मेंबर की लेंथ तो सेम है ना। देखो मिडल में आई है, इधर 2 आई, इधर 2 आई, आई भी इक्वल है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो बाकी के सब कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब फ्रेम कैसा है हमारा? नॉन स्वे फ्रेम है। चलो नॉन स्वे फ्रेम है मतलब अपने वही जनरल प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं, कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सेम जो करते हैं वही करना है। तो चलो वही करेंगे हम लोग। नॉन स्वे फ्रेम है, एक चीज पता चल गई। स्टेप नंबर 1 करते। सब में पहला स्टेप हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या होता है? फिक्स एंड मोमेंट। देखो सब में पहला स्टेप 1 होता है हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता है? एफईएम, टू फाइंड आउट दी फिक्स एंड मोमेंट, है ना। अब फिक्स एंड मोमेंट हम लोग मेंबर वाइज निकालेंगे। सब में पहला मेंबर है हमारा ए बी, है ना। तो मेंबर ए बी में देखो, अब ए बी में क्या होगा? फिक्स एंड मोमेंट 2 आएंगे हम लोग को। क्या आएगा? एम ए बी एफ और एम
बी ए एफ, है ना, दो चीजें। अब देखो, अब अपने को पता है लेफ्ट से राइट जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग माइनस लेते हैं, और राइट टू लेफ्ट लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट, ये तो वर्टिकल है ना, सिंपल चीज है। क्या करो, इसको खोल दो, है ना, ये ऐसा है राइट, ये ऐसा बीम है, ऐसा बीम है, इसको ऐसे खोल दो, है ना। अभी इसको अपन खोल देंगे, इसको स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया पॉइंट हमारा ए, इधर आ गया पॉइंट हमारा, इधर आ गया बी, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट हमारा सी, और इधर आ जाएगा पॉइंट हमारा डी, है ना। अब देखो ये ए टू बी, इधर ए है इधर बी है, इसको मैंने ऐसे इधर कर दिया, इसको ऐसे उधर कर दिया, है ना। अभी देखो ए टू बी में क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट लोड है 32 किलो न्यूटन का, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, है ना, ए बी, है ना। अब ए बी में देखो, ए लेफ्ट है और बी क्या है, राइट है, तो ए टू बी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, माइनस, माइनस लगेगा फॉर्मूले में। और देखो यहाँ पे कैसा है, देखो इक्वल, दोनों साइड में सेम डिस्टेंस है, और क्या है, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड भी कैसा, सेंट्रल पॉइंट लोड है, सेंट्रल पॉइंट लोड रहता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले पूरे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने पूरे फॉर्मूले बताया आपको, कैसे कैसे कंडीशन में कौन से फॉर्मूले होते हैं, पहले सब में पहले फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, उसके फॉर्मूले पहले पूरे याद कर लो अच्छे से कंडीशन के हिसाब से ना, तभी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला है हमारा WL/8, है ना। जब सेंट्रल पॉइंट लोड होता है, मेंबर है उसमें क्या है, सेंट्रल पॉइंट लोड है, तो माइनस WL/8 आएगा, ए टू बी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, माइनस WL/8, और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मतलब बी ए जाएंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब यहां पे देखो W क्या है, W है 32, है ना, इंटू L मतलब पूरा स्पैन A टू B कितना है, 4 मीटर, है ना, तो 32 इंटू 4/8, माइनस साइन रहेगा यहाँ पे माइनस साइन नहीं रहेगा, 32 इंटू 4/8, यहाँ पे अपने को वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ गया, ये आ गया माइनस 16 किलो न्यूटन मीटर, और ये आ गया प्लस 16 किलो न्यूटन मीटर, है। तो MABF और MBF की वैल्यू हम लोग को मिल गई यहाँ पे मेंबर AB के लिए। अब ऐसे ही मेंबर BC देखो, मेंबर BC में देख लो। अब मेंबर BC तो अपने को पता है B लेफ्ट है और C राइट है ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो समय पहले क्या आएगा, MBCF, है ना, लेफ्ट टू राइट क्या आता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है हमारा, माइनस, है ना। अब यहाँ पे भी देखो सेंट्रल पॉइंट लोड है, सेंट्रल पॉइंट लोड है तो फॉर्मूला वही रहेगा, WL/8, है ना। अब लेफ्ट टू राइट है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस WL/8, तो W यहाँ पे कितना है 48, और L मतलब BC का टोटल स्पैन कितना है 1.5 प्लस 1.5 3 मीटर, है ना। तो क्या आ जाएगा, इंटू 3/8, देखते हैं यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे कितना आ गया आंसर, इसका आंसर आ गया माइनस 18 किलो न्यूटन मीटर। अब ऐसे ही राइट टू लेफ्ट मतलब CB, है ना, MCBF, F फॉर फिक्स्ड मोमेंट, है ना, तो फॉर्मूला वही रहेगा WL/8, वैल्यूज भी वही रहेंगे, सिर्फ क्या रहेगा, प्लस में आ जाएगा, राइट, लेफ्ट टू राइट माइनस लेते हैं हम लोग, और राइट टू लेफ्ट क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, है ना। अब देखो, अब लास्ट वाला साइन बचा अपना CD, है ना, जैसे इसको हम लोगों ने खड़ा कर दिया तो C लेफ्ट है और D राइट है। अब देखो CD में कोई लोडिंग है क्या, कोई भी लोडिंग नहीं है, लोडिंग ही नहीं है तो उसका मोमेंट क्या होगा, 0। तो CD स्पैन के लिए क्या हो जाएगा, देखो MCDF 0 और MDCF भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई लोड ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, तो क्या होगा, मोमेंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, मोमेंट 0 हो जाएगा। तो राइट है, तो अभी यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है ना, हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, पूरा का पूरा फिक्स्ड मोमेंट मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग। स्टेप 2 हमारा, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। क्या होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लोग को लगाना है, स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन लगाना है। स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा, है ना, तो भी मैं आपको बताता हूँ। सब में पहले मेंबर वाइज हम लोग लगाते हैं। अभी मेंबर AB के लिए देखो, तो मेंबर हमारा AB के लिए हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाएंगे सेम। सब में पहले क्या रहेगा, MAB
एम ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए बी एफ, सब में पहले क्या आएगा, फिक्सेड मोमेंट, वही मेंबर का एम ए बी एफ, प्लस यहां पे क्या होता है 2EI अपॉन एल। अब देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, पहला अल्फाबेट क्या है, ए है ना, तो यहां पे क्या आएगा 2 थीटा ए, दूसरा अल्फाबेट क्या है, बी है, तो यहां पे आ जाएगा थीटा बी, माइनस आगे होता है 3 डेल्टा बाय एल, है ना। देखो जनरली तो नॉन स्वे फ्रेम है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे कोई डो आएगा ही नहीं, तो मतलब डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे जीरो रहती, कभी भी नॉन स्वे फ्रेम हो गया मतलब डेल्टा की वैल्यू जीरो ही रहेगी, है ना। तो ये आगे का जो 3 डेल्टा बाई एल टर्म है, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि वो जीरो आएगा, है ना, समझ रहे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बोलोगे फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया, है ना। तो देखो डेल्टा जीरो रहेगा क्योंकि नॉन स्वे फ्रेम में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है ना। और उसके अलावा देखो यहाँ पे फिक्स एंड कौन से फ्रेम में देखो कहाँ कहाँ फिक्स है, ए भी फिक्स है, डी भी फिक्स है, तो जहां जहां जो भी एंड फिक्स होते हैं वहां पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है, जीरो, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि थीटा ए जीरो होने वाला है और थीटा डी भी क्या होने वाला है, जीरो, क्योंकि ए और डी दोनों कैसे फिक्स एंड है ना। तो यहाँ पे थीटा ए है फिलहाल, तो थीटा ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे बाकी के सब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, एम ए बी एफ की वैल्यू कितनी है, -16, प्लस देखो अभी 2 इंटू ई आई, देखो अब मेंबर ए बी में ई आई की वैल्यू क्या है, 2I है ना। तो ई आई के जगह पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2EI लिखेंगे, है ना। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये 2 तो आ गया ऑलरेडी, अब यहाँ पे ई आई की जगह पे क्या लिखेंगे, 2EI, क्योंकि इनर्शिया की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डबल है, 2I है ना। तो 2I मतलब EI के जगह पे 2EI, और ये बाहर का 2 एज इट इज है, अपॉन एल, लेंथ ए बी का स्पैन का लेंथ कितना है, 2 + 2 4 मीटर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब देखो ब्रैकेट में थीटा ए की वैल्यू जीरो है, तो 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस थीटा बी की वैल्यू जीरो है क्या, नहीं है, क्योंकि थीटा बी फिक्स है क्या, नहीं है, सी पॉइंट भी फिक्स है क्या, नहीं है, यहाँ पे रोलर है, रोलर मतलब कुछ ना कुछ उसका डिफ्लेक्शन रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, सॉरी स्लोप रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, है ना। तो थीटा बी एज इट इज माइनस डेल्टा जीरो होते हैं, पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अब देखो अब यहां से हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगी, एम ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16 प्लस, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, है ना। अभी 4/4 क्या हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या इधर, ई आई इंटू थीटा भी बचेगा यहाँ पे ना, क्या आएगा, ई आई इंटू थीटा बी, है ना। बाकी का पूरा टर्म तो जीरो है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, है ना, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब देखो अब ऐसे अपने को 6 इक्वेशन मिलेंगे ना, कितने मेंबर है, ए बी बी सी और सी डी, 3 मेंबर के 6 इक्वेशन, अगर 4 मेंबर रहे तो 8 इक्वेशन, 2 मेंबर रहेंगे तो 4 इक्वेशन, राइट। अभी मेंबर ए बी के लिए एम ए बी हो गया, अब लेफ्ट टू राइट गया, अब राइट टू लेफ्ट, एम बी ए, देखो एम बी ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, एम ए बी एफ के जगह पे क्या हो जाएगा, अब एम बी ए एफ प्लस यहां पे आ जाएगा 2EI अपॉन एल, ब्रैकेट में देखो पहला अल्फाबेट क्या है, बी है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा ए, सेकंड वाला ए है, -3 डेल्टा बाय एल, डेल्टा तो जीरो है भाई, और थीटा ए भी क्या है, जीरो है। चलो सबके वैल्यू पुट कर देते, एम बी ए की वैल्यू कितनी है, 16 है, प्लस 16 है, तो 16 प्लस 2, ई आई की वैल्यू क्या है, देखो ए बी पूरे स्पैन में ई आई की वैल्यू क्या है, 2I है ना, तो 2I है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये बाहर वाला 2 आ गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ई आई की जगह पे क्या हो जाएगा 2EI, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, 2I है, अपॉन एल, एल स्पैन कितना है, 4 मीटर, बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी इधर, है ना, थोड़ा सा सिर्फ ये यहाँ पे चेंज होता है। देखो 2 थीटा बी, तो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए जीरो माइनस डेल्टा जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, राइट। अब देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एम बी ए इज इक्वल टू ये 16 एज इट इज, राइट। देखो प्लस अब देखो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, 4/4 ये पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, ई आई, अब ई आई इंटू 2 थीटा बी क्या हो जाएगा,
2EI इंटू थीटा बी, है ना। बाकी का ये दो तो टर्म जीरो है, तो उस पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। यहां से अपने को और एक इक्वेशन मिल गया, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। देखो मेंबर ए बी में अपने को दो इक्वेशन मिल गए, वैसे ही मेंबर बी सी और मेंबर सी डी में अपने को इक्वेशंस मिलेंगे। चलो सब में पहले क्या करते हैं, मेंबर बी सी लेते हैं हम लोग, तो इधर वाला मैं रफ कर देता हूं पोर्शन, हम लोग मेंबर बी सी और मेंबर सी डी का कर सके। अब यहाँ पे मेंबर बी सी है ना, मेंबर बी सी के लिए करेंगे हम लोग। मेंबर बी सी के लिए सब में पहले एम बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी सी एफ प्लस 2EI अपॉन एल। सब में पहले देखो क्या आएगा, 2 थीटा क्या आएगा, पहला अल्फाबेट क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 थीटा बी प्लस दूसरा वाला क्या है, सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा सी माइनस वही 3 डेल्टा बाय एल, है ना, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। डेल्टा जीरो यहाँ पे देखो, अब थीटा बी फिक्सेड है क्या, नहीं है। थीटा सी भी फिक्सेड है क्या, नहीं है, रोलर है बट फिक्स नहीं है ना। तो थीटा सी की भी वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, थीटा बी की भी वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, मतलब स्लोप बी पे भी रहेगा और सी पे भी रहेगा। तो जीरो ये होगा कि दोनों में से कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेल्टा वाला टर्म जीरो हो जाएगा। देखो वैल्यूज पुटअप करते हैं हम लोग, एम बी सी एफ की वैल्यू कितनी है, -18, यहाँ पे लिख दो -18 प्लस देखो अब 2EI देखो डी टू सी में EI की वैल्यू क्या है, I है, I मतलब सिर्फ 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EI की जगह पे EI रहेगा। देखो अब यहाँ पे 2EI आएगा डायरेक्टली, है ना, क्योंकि सिर्फ I है ना। अगर 2I रहता तो यहाँ पे 2 इंटू 2EI करते जैसा यहाँ पे किए थे हम लोग, बट यहाँ पे सिर्फ I है, तो इसके लिए यहाँ पे 2EI अपॉन एल, एल मतलब स्पैन, इसका कितना है टोटल स्पैन बी टू सी 3 मीटर। ब्रैकेट देखो 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 0। ओके, अब अपने को यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी, एम बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -18, है ना। अब ध्यान दो, देखो ये इससे अपने को अंदर इधर इधर मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 यहाँ पे पहले करेंगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और 4/3, 4/3 की वैल्यू कितनी है, 4/3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.33, है ना, इंटू EI थीटा बी, इससे मल्टीप्लाई किए। अब वापस 2/3 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे थीटा सी से, तो क्या हो जाएगा 2EI थीटा सी डिवाइड बाय 3, है ना। अब देखो 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 का आंसर है 0.67, है ना, 0.67 है, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते, देखो गलत ना हो जाए, 0.67 है, 0.67 EI इंटू थीटा सी, ये वाला भी आ गया ना। अब देखो ये वाला हो गया हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया अपना 3, है ना, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब यहाँ पे बीसी में अपने को और एक इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 भी यहाँ से मिल जाएगा हम लोग, है ना। फिर हम लोग जाएंगे सीडी पे, लास्ट वाला। अब देखो एम बी सी हुआ था, अब क्या हो जाएगा, एम सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी बी एफ प्लस 2EI अपॉन एल। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 थीटा, पहला वाला क्या है अल्फाबेट सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल, राइट। यहाँ पे डेल्टा 0 हो जाएगा, थीटा सी थीटा बी दोनों का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। एमसीबी का वैल्यू कितना है, एमसीबी का वैल्यू आ गया था हमारा 18 प्लस 18 है, प्लस देखो 2 इंटू EI की वैल्यू I है, तो 2EI अपॉन एल, स्पैन कितना है BC 3 मीटर, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 0, राइट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, देखो 2/3 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, जैसा वहां पे किए थे सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। तो देखो एम सी बी इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 18 प्लस, अब देखो अब सब में पहले क्या करेंगे, देखो सी से पहले अपन बी का टर्म लिखेंगे, है ना, थीटा बी को पहले लिखेंगे, थीटा सी को बाद में लिखेंगे, है ना, अपने लिए इजी चल जाएगा। देखो 2/3 EI इंटू थीटा बी, अब देखो 2/3 का वैल्यू कितना है 0.67, तो सब में पहले क्या आ जाएगा 0.67
7EI इंटू थीटा बी, पहले थीटा बी को लिखा मैंने, अब थीटा सी को मल्टीप्लाई करेंगे है ना, क्योंकि बी पहले आएगा फिर सी आएगा बाद में ना। अब देखो 2/3EI इंटू 2 थीटा सी, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 4/3 की वैल्यू कितनी है आपने को पता है कितनी है 1.33 EI इंटू थीटा सी, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। देखो 4 इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे मिल गया, अभी और 2 इक्वेशन मिलेंगे है ना। कौन से मेंबर में, मेंबर CD में। आप बोलोगे CD में तो फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है ठीक है, लेकिन I तो है ना, 2I है, 2EI है, उसके वैल्यू तो आएगी अपने पास है ना। तो चलो इसको रफ कर देते हैं हम लोग, मेंबर CD की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेंबर CD में मेंबर CD में देखो इक्वेशन बनाओ, पहले इक्वेशन लिख देते हैं MCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MCDF प्लस 2EI अपॉन L, ब्रैकेट में क्या आएगा, कैसे करेंगे, पहला अल्फाबेट दो, क्या है पहला अल्फाबेट C है, क्या आ जाएगा 2 थीटा C प्लस सेकेंड अल्फाबेट D है, क्या हो जाएगा थीटा D माइनस 3 डेल्टा बाय L, राइट। यहाँ पे डेल्टा तो 0 है और क्या है थीटा D भी 0 है, क्योंकि D एंड कैसा है फिक्स है, तो थीटा D की वैल्यू भी 0 है। तो चलो सबके वैल्यू पुट करो यहाँ पे, देखो MCD इज इक्वल टू MCDF की वैल्यू क्या है 0, नो लोड, CD में कोई लोड है क्या, नहीं है, तो MCD MDCF दोनों भी 0 है, सब में पहले 0 प्लस, देखो अब देखो अब इसको पहले वैल्यू पुट अप कर देंगे हम लोग, 2 EI की वैल्यू कितनी है, देखो CD में EI की वैल्यू क्या है 2I है ना, तो 2I मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2EI, ये 2EI कहां से आ गया, क्योंकि EI की वैल्यू यहाँ पे 2 है CD में, अपॉन L, L मतलब CD का स्पैन लेंथ कितना है 4 मीटर, तो डिवाइडेड बाय 4, अंदर ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 2 थीटा C है, थीटा D 0 भाई डेल्टा भी 0। अब देखो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4/4 है ना। अब ये तो 0 है, इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, देखो पहले इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे अपने को, 0 तो हम लोग नहीं लिखेंगे। अब देखो 2 इंटू 2 क्या 4, 4/4 ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा इधर EI, अब EI को 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2EI इंटू थीटा C, बस इतना ही इक्वेशन बनेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 कहां से मिलेगा अपने को, CD से ही मिलेगा। अब उल्टा लेफ्ट टू राइट गए थे, अब राइट टू लेफ्ट, MDC क्या हो जाएगा MDCF प्लस 2EI अपॉन L, ब्रैकेट में आएगा पहला अल्फाबेट है D, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा D प्लस थीटा C माइनस 3 डेल्टा बाय L, तो फॉर्मूला ही याद हो जाएगा अपने को है ना। तो MDCF की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो है 0 प्लस 2EI, EI की वैल्यू कितनी है 2I है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2EI, क्योंकि I की वैल्यू 2 है, अपॉन L, L मतलब लेंथ, CD का लेंथ कितना है 4 मीटर का स्पैन है, थीटा D की वैल्यू 0 है तो 2 थीटा D 0 हो जाएगा, प्लस थीटा C की वैल्यू कुछ ना कुछ है वापस, ये डेल्टा की वैल्यू 0 है तो माइनस के आगे टर्म 0 हो जाएगा है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां से अपने को इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगा अपना, ये 0 का टर्म तो छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करेंगे, 2 इंटू 2 क्या 4, 4/4 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ EI इंटू थीटा C, तो 6 नंबर का इक्वेशन हमारा एकदम सिंपल वाला इक्वेशन है ना, EI इंटू थीटा C, इक्वेशन नंबर 6 मिल गया हम लोग को है ना। समझ में आया कैसे मिले इक्वेशन, एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें ना, सिर्फ फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए तभी आएगा, वरना नहीं आएगा है ना। तो चलो यहां तक हो गया हम लोग स्टेप नंबर 3, हम स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या करना है, अब अपने को थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, क्या है थर्ड स्टेप हमारा, थर्ड स्टेप है हमारा इक्विलिब्रियम के कंडीशन अप्लाई करना है ना, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से ना। अब ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है सिर्फ जो हम लोग कहां पे अप्लाई करते हैं, जॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं है ना। देखो सब में पहले लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, स्टेप नंबर हमारा 3 स्टेप आने वाला है, इक्विलिब्रियम
कंडीशंस को अप्लाई करना है भैया। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे होते हैं? जॉइंट पे। कितने जॉइंट है? ए और डी तो एंड है। जॉइंट कौन से? बी और सी, ये दो जॉइंट है ना। तो जॉइंट बी और जॉइंट सी, पहले देखते हैं जॉइंट बी। अब जॉइंट बी पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे बनेंगे? दो बनेंगे। देखो बी एंड किस किस से कनेक्टेड है? बी इज कनेक्टेड विथ ए ऑल्सो एंड बी इज कनेक्टेड विथ सी ऑल्सो, है ना। तो जॉइंट बी के लिए दो कैसे बनेंगे? देखो पहला एम बी किससे कनेक्टेड है? ए से। एम बी ए प्लस बी इज कनेक्टेड विथ सी, तो एम बी सी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया पहला कंडीशन, है ना, फॉर जॉइंट बी। अब ऐसे ही जॉइंट सी के लिए देखो, जॉइंट सी के लिए सी इज कनेक्टेड विथ बी एंड सी इज कनेक्टेड विथ डी। पहले लेफ्ट लेंगे फिर राइट लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? एम सी बी प्लस एम सी बी एम सी डी इज इक्वल्स टू 0। ये दो कंडीशन हो गए इक्विलिब्रियम के। तीसरी कंडीशन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये एंड ए या एंड डी दोनों में से कोई एक एंड हिंज होता था, या फिर क्या होता था, सिंपली सपोर्टेड होता था, हिंज सपोर्ट होता था, या रोलर सपोर्ट होता था, तो क्या होता था? अपने को चौथी इक्वेशन मिलती थी। क्या मिलती थी? मोमेंट अगर डी सपोर्ट, सपोज अगर डी सपोर्ट हमारा सिंपली सपोर्टेड या हिंज सपोर्ट रहता था, फिक्स नहीं रहता था, फिक्स छोड़ के बाकी कुछ भी रहता था, रोलर या हिंज रहता था यहाँ पे, तो क्या होता था? एम डी सी, देखो ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू सी, एम डी सी इज इक्वल टू 0 आता था। कब आता था? अगर ये डी सपोर्ट रोलर या हिंज या फिर सिंपली सपोर्टेड रहता था तो। लेकिन अभी है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आएगी क्या? नहीं, सिर्फ दो इक्विलिब्रियम के कंडीशन आएंगे, दोनों में ही अपने को दो इक्वेशन मिलेंगे, और है ना। तो चलो सबसे पहले जॉइंट बी के लिए करते हैं। जॉइंट बी का इक्वेशन क्या है हमारा? एम बी ए प्लस एम बी सी। एम बी एम बी सी की इक्वेशन आपने को पता है? एम बी ए का इक्वेशन क्या है देखते हैं। चलो हम लोग एम बी ए का इक्वेशन देखो। एम बी ए का इक्वेशन क्या था हमारा? आ गया था 16 प्लस 2EI थीटा बी। ये एमबीए का इक्वेशन था, प्लस अब एमबीसी का इक्वेशन क्या था? एमबीसी का इक्वेशन अपना देखो, यहाँ पे इक्वेशन है अपना एमबीसी का। स्टार्ट कैसा हो रहा है? माइनस से। देखो यहाँ पे तो बीच में प्लस है, लेकिन ये 18 माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस आ गया ना। ये प्लस है लेकिन ये स्टार्ट ही हो रहा है माइनस से, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे आ गया माइनस 18 प्लस 1.33 EI इंटू थीटा बी, है ना, प्लस 0.67 EI इंटू थीटा सी, राइट, इक्वल्स टू, बड़ा इक्वेशन है, थीटा सी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 आ गया, है ना, इक्वल्स टू 0 लगा दो। अब इससे अपने को इक्वेशन मिलेंगे। क्या करना है? कोएफिशिएंट इकट्ठा करना है। देखो EI की वैल्यू यहाँ पे कैसी है? कांस्टेंट है। बहुत सारे प्रॉब्लम में EI की वैल्यू दी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम में नहीं दी वाली भी होती है। अपने इस प्रॉब्लम में अपने को EI की वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है ना, मैक्सिमम जगह पे नहीं देता है ना। तो EI की वैल्यू नहीं दी, तो EI क्या है? कांस्टेंट है। तो EI थीटा बी को कांस्टेंट रखो। अब देखो थीटा बी के टर्म इकट्ठा करो, यहाँ पे भी थीटा बी है, यहाँ पे भी थीटा बी है, तो यहाँ पे ले लो EI इंटू थीटा बी, है ना। अब ये EI थीटा बी का कोएफिशिएंट कितना है? इसका 2 है ना। अब ये EI थीटा बी इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1.33। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1.33। अभी देखो प्लस। अब थीटा सी का देखो, थीटा सी का एक ही टर्म है, यही है ना, दूसरा कोई टर्म है क्या? नहीं है, एक ही है, तो इसको डायरेक्टली लिख दो। कितना है? 0.67 EI थीटा सी इज इक्वल्स टू, अब इधर 0 है, ये कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाओ, इज इक्वल्स टू, है ना। देखो इज इक्वल्स टू के उधर जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ये प्लस 18, ये माइनस 18 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 18। ये प्लस 16 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 16, है ना। अब यहां से अपने को इक्वेशन मिला, 2 प्लस 1.33 कितना हो गया? 3.33 EI थीटा बी प्लस 0.67 EI थीटा सी
इज इक्वल टू ये कितना आ गया 2। ये मिल गया अपने को इक्वेशन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ही तो करना है अपने को, यही इक्वेशन तो चाहिए था अपने को, इक्वेशन नंबर 7। अब आगे जो मिलेगा इक्वेशन नंबर 8, ये दो इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी के वैल्यू मिलेंगे, है ना। तो चलो अब ज्वाइंट सी के लिए देखते हैं हम लोग। ज्वाइंट सी का इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले इक्वेशन। ज्वाइंट सी का इक्वेशन क्या आ गया था हमारे पास, एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0, है ना। अब एम सी डी का इक्वेशन क्या है, देखो एम सी बी का यहाँ पे लिखा है इक्वेशन, है ना। एम सी बी का इक्वेशन क्या है, 18 प्लस 0.67 ई आई थीटा बी प्लस 1.33 ई आई इंटू थीटा सी, ये एमसीडी का इक्वेशन। अब एमसीडी का इक्वेशन क्या है, एमसीडी का इक्वेशन क्या बना था अपना, सिर्फ 2 ई आई थीटा सी, क्या था, सिंपल इक्वेशन था, 2 ई आई इंटू थीटा सी, इतना ही इक्वेशन था। इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना। अब देखो टर्म्स इकट्ठा करो, पहले ई आई थीटा बी का टर्म लो, ई आई थीटा बी का एक ही टर्म है यहाँ पे, है ना, वो क्या है 0.67 ई आई थीटा बी प्लस, अब देखो अब थीटा सी के दो टर्म है ना, तो क्या करना है, ई आई थीटा सी को कांस्टेंट निकाल लो, ई आई थीटा सी को कॉमन निकाल लो। अब देखो ये ई आई थीटा सी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा 1.33 प्लस, है ना। अब ये ई आई थीटा सी के आगे 2 है, वो भी कैसा है, प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा +2 इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू के आगे क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को उधर भेजना है अपने को। कांस्टेंट टर्म क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है 18, वो भी कैसा है, प्लस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा -18, है ना, क्या हो जाएगा -18। अब यहाँ पे अपने को और एक इक्वेशन मिलेगा, देखो 0.67 ई आई थीटा बी प्लस, देखो ये 1.33 प्लस 2 कितना हो गया 3.33 ई आई इंटू थीटा सी इज इक्वल टू -18। ये एक इक्वेशन मिल गया, ये है इक्वेशन नंबर अपना 8। अब देखो इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8, ये दोनों को अपने को सॉल्व करना है। कैल्सी खोलो, कैल्सी में डायरेक्ट इक्वेशन में जाओ, इक्वेशन में जाके यहाँ पे सब वैल्यू इनके कोएफिशिएंट डाल दो। देखो ई आई थीटा भी कांस्टेंट है, ई आई थीटा भी को नहीं डालना, यहाँ पे क्या डालना है 3.33, यहाँ पे डालना है 0.67 इज इक्वल टू के आगे 2, यहाँ पे डालना है 0.67, इधर डालना है प्लस 3.33 और इधर इज इक्वल टू के आगे -18, है ना। आंसर इज इक्वल टू का बटन दबा दो तो यहाँ पे अपने को दो वैल्यू मिल जाएंगे, जो वैल्यू है हमारे कौन से, ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी, दोनों के वैल्यू मिल जाएंगे डायरेक्टली, है ना। क्योंकि ई आई कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्टली हम लोग ई आई इंटू थीटा बी और ई आई इंटू थीटा सी का वैल्यू निकालते हैं ना, वो इजी हो जाता है हमारे लिए। तो देखो ई आई इंटू थीटा बी, ई आई इंटू थीटा बी का वैल्यू हम लोग को मिल गया, देखते कितना मिला है। ई आई थीटा बी का वैल्यू मिला है हम लोग को, एक मिनट, 1.75 और ई आई इंटू थीटा सी का वैल्यू मिल गया हम लोग को -5.75, है ना। जनरली क्या होता है, एक वैल्यू प्लस आएगा, दूसरा वैल्यू माइनस आएगा। जनरली क्या होता है कि सेकंड वैल्यू माइनस आता है ना, जनरली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कंडीशंस बहुत सारे होते हैं, कुछ अलग कंडीशन देगा तो कभी कभी उल्टा भी हो सकता है ना। तो जनरल प्रॉब्लम्स में जनरली ऐसे ही होता है, पहला वैल्यू प्लस दूसरा वैल्यू माइनस आएगा, है ना। तो अब क्या करना है, अब अपना नेक्स्ट स्टेप, है ना, क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, फाइनल मोमेंट्स, है ना। इन स्टेप नंबर 4 वी गेट द फाइनल मोमेंट्स। फाइनल मोमेंट्स मतलब जो भी मोमेंट के वैल्यू है, जैसे कि एम बी ए, एम ए बी, एम बी सी, एम सी बी, है ना, एम सी डी और एम डी सी, ये 6 के 6 वैल्यू अपने को मिलेंगे, और वो भी कैसे, आंकड़ों में मिलेंगे, है ना, वैल्यूज मिलेंगे उनके, है ना, कोई नो मोर इक्वेशंस, है ना। तो स्टेप नंबर 4, इसके लिए उसका नाम क्या है, स्टेप नंबर 4 का फाइनल मोमेंट, क्योंकि वहां पे अपने को मोमेंट्स की वैल्यूज मिल रहे हैं, एक्चुअल वैल्यूज, है ना। तो फाइंड आउट दी फाइनल मोमेंट्स, है ना। तो फाइनल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने भी इक्वेशन है, 6 इक्वेशन है अपने पास, 1 से लेके 6 इक्वेशन, तो 1 से लेके 6 इक्वेशन में सब में ये ई आई थीटा बी, ई आई थीटा सी का वैल्यू पुट करने का, है ना। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, पहला इक्वेशन है हमारा एम
ए बी का इक्वेशन है। देखो एम ए बी का इक्वेशन क्या है हमारा, एम ए बी का इक्वेशन है -16 प्लस ई आई थीटा बी। क्या है, -16 प्लस ई आई इंटू थीटा बी इज इक्वल, देखो -16 प्लस ई आई थीटा बी की वैल्यू कितनी है, ई आई थीटा बी 1.75 है ना, ये हो गया 1.75 है ना। तो यहां पे अपने को एम ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, एम ए बी का वैल्यू देखो कितना आ गया, एम ए बी का वैल्यू मिल गया हम लोग को -14.25, कितना मिल गया है, -14.25 किलो न्यूटन मीटर, पहला मोमेंट मिल गया हम लोग को। अब ऐसे ही दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारा एम बी ए का इक्वेशन है। देखो एम बी ए का इक्वेशन क्या है, एम बी ए का इक्वेशन 16 प्लस 2 ई आई थीटा बी है ना, क्या है, प्लस 16 प्लस 2 ई आई इंटू थीटा बी, राइट। तो यहां पे भी वैल्यू पुट कर दो, देखो +16 प्लस 2 इंटू ई आई थीटा बी का वैल्यू कितना 1.75, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.75, इसको ब्रैकेट में रख दो, इजी हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर मिल जा रहा है हम लोग को एम बी ए का वैल्यू मिल जाएगा अपने को, प्लस में कितना आ रहा है 19.5 किलो न्यूटन मीटर है ना, ये मिल गया अपने को सेकंड वाला वैल्यू। अब थर्ड इक्वेशन देखो, हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, हमारा एम बी सी है ना। अब एम बी सी थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, -18 प्लस 1.33 ई आई इंटू थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी है ना, थीटा सी। इसके सबके वैल्यू पुटअप कर दो, -18 प्लस ब्रैकेट लगा दो 1.33 इंटू ई आई थीटा बी का वैल्यू है 1.75 प्लस 0.67 इंटू ई आई थीटा सी का वैल्यू कितना है, -5.75 है ना। ये माइनस डायरेक्ट आ जाएगा इधर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा ना, दोनों में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां से अपने को वैल्यू निकल के आएगा, वैल्यू मिल जाएगा एम बी सी का वैल्यू, देखो एम बी सी का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, -19.5 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब देखो एम बी सी मिल गया, अब ऐसे क्या करने का, एम सी बी का वैल्यू निकालना है हम लोग को। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर हमारा 4, एम सी बी इक्वेशन। हाँ, क्या है इक्वेशन है हमारा 18 प्लस 0.67 ई आई इंटू थीटा बी प्लस 1.33 ई आई इंटू थीटा सी इंटू थीटा सी। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, इधर आगे स्पेस से हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। 18 प्लस ब्रैकेट लगा दो 0.67 ई आई थीटा बी का वैल्यू कितना है 1.75 है ना, प्लस देखो 1.33 इंटू ई आई थीटा सी है ना, क्या हो जाएगा 1.33 इंटू ई आई थीटा सी का वैल्यू -5.75 है ना, ये माइनस आ जाएगा इधर। अब यहां से अपने को इसका वैल्यू मिल जाएगा, तो देखो एम सी बी का वैल्यू कितना मिल गया, एम सी बी का वैल्यू मिल गया है हम लोग को 11.5, प्लस में मिला है 11.5 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो जो भी वैल्यू प्लस में आ रहे हैं वो क्लॉकवाइज मोमेंट्स है, और जो माइनस में आ रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स है ना। चलो अब लास्ट वाले दो इक्वेशन बन गया हमारा एम सी डी और एम डी सी है ना, दो इक्वेशन, छोटे से इक्वेशन है ना। यहाँ पे हम लोग इसको इधर लिख देते हैं, इसको मिटा देता हूं, आगे वाले क्वेश्चन देखो एम
पहले क्या लेंगे, सी डी है ना, एम सी डी का इक्वेशन क्या था हमारा, 2EI थीटा सी, 2EI इंटू थीटा सी, दैट इज 2 इंटू, देखो EI थीटा सी का वैल्यू कितना है, -5.75 है ना। तो देखो एम सी डी का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग को, एम सी डी कितना मिल गया, -11.5 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब नेक्स्ट लास्ट बचा हमारा एमडीसी। एमडीसी का इक्वेशन क्या है हमारा, एमडीसी का इक्वेशन है हमारा सिंपल, EI इंटू थीटा सी। EI थीटा सी का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास -5.75, तो यहां से हम लोग को एमडीसी का वैल्यू मिल जाएगा -5.75 किलो न्यूटन मीटर। देखो इसी तरह से हम लोग को सभी के सभी मोमेंट यहाँ पे मिल गए। फाइनल मोमेंट्स का स्टेप हमारा यहाँ पे खत्म है ना, 4 स्टेप हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट स्टेप बचा है हमारा, जो कि है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम लोग को एसएफडी तो नहीं पूछा, एसएफडी पूछता था तो हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ता था, है ना। लेकिन यहाँ पे एसएफडी हमको नहीं पूछा है, तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग सीधा जाएंगे बीएमडी पे। हम लोग को बीएम डायग्राम ड्रॉ करना है ना। अब बीएम डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, बीएम डायग्राम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसी पे ड्रॉ करेंगे, यही डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको यहां से ये चीजों को हटा देंगे, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज, ये वाला ही मिटा देते हैं, यहाँ पे इसके नीचे ही बना देते हैं। देखो ये वाले वैल्यूज आपके पास नोट किए वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छी सी। देखो यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे हम लोग, वो कौन सी वाली डायग्राम रहेगी, नेट बीएम रहेगी, है ना। जैसे कि हर प्रॉब्लम में बताता हूँ, क्लैप्रॉन्स थ्योरम के प्रॉब्लम होने दो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होने दो, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होने दो, सभी में क्या करना है अपने को, कैसा वाला डायग्राम बनाना होता है हम लोग को। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं हम लोग कैसा, नेट बीएम। तो उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स्ड मोमेंट्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग, दोनों होता है। अभी पहले फिक्स्ड मोमेंट, ड्यू टू फिक्स्ड मोमेंट देखेंगे। ड्यू टू फिक्स्ड मोमेंट में यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब एम ए बी का वैल्यू कितना है, एम ए बी का वैल्यू है -14.25 है ना। 14.25 इधर आ जाएगा, 14.25 यहाँ पे बता दो इधर किधर है ना, यहाँ पे आ गया हमारा 14.25 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो पॉइंट बी पे, मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 19.5 है ना। देखो 19.5 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इधर, है ना। अभी लाइन वर्टिकल है तो ये वैल्यूज कैसे आते हैं, हॉरिजॉन्टल आते हैं। जब लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी तो ये वैल्यूज वर्टिकल आते हैं, ये याद रखना है, ओके। अब ये कितना है, इसकी वैल्यू है 19.5 किलो न्यूटन मीटर। ये बन गया अपना एक डायग्राम, है ना। अब देखो वापस मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, एमबीसी का मोमेंट कितना है, -19.5। देखो लेफ्ट वाला हमारा माइनस रहता है, तो माइनस में आया 19.5, तो ये जाएगा लाइन ऊपर, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है बीसी। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू है हमारा 19.5 किलो न्यूटन मीटर। और मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब एमसीबी का वैल्यू कितना 11.5 है ना। अब 11.5 ये भी यहाँ पे आ जाएगा 11.5 किलो न्यूटन मीटर। दोनों को ज्वाइंट कर दो, है ना। अब यहाँ पे ये तो फिक्स्ड मोमेंट के डायग्राम में तो डायरेक्ट ज्वाइंट ही करने का रहता है, भले यूडीएल रहने दो, पॉइंट लोड रहने दो, यूवीएल रहने दो, कुछ भी रहने दो ना, डायरेक्ट ज्वाइंट करना होता है पॉइंट्स में। अब देखो मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, एमसीडी, है ना। एमसीडी का वैल्यू कितना आया था, एमसीडी का वैल्यू है हमारा 11.5 है ना, -11.5 आया था, है ना। तो 11.5 आया, तो ये यहाँ पे इधर आ जाएगा, है ना, 11.5 किलो न्यूटन मीटर, है ना। माइनस में आ गया था वैल्यू। अब देखो
अब एमडीसी का वैल्यू कितना है, एमडीसी का वैल्यू आ गया -5.75। देखो अब एमडीसी का वैल्यू जनरली क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आता तो वो बाहर जाता था, अब नेगेटिव आया तो वो क्या होगा, अंदर आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम, इसका वैल्यू आ जाएगा अंदर, है ना। ये देखो ये कितना है 5.75 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको इससे डायरेक्टली ज्वाइन कर दो। अब देखो लास्ट वाली वैल्यू अंदर क्यों आई है, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव में आया। देखो पैटर्न देखो समझ में आ रहा है आपको। ये देखो पहला यहाँ पे क्या रहता है, ए में क्या रहता है, अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगी, देखो अभी यहाँ पे क्या है, एम ए बी मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो बाहर आएगा, अगर पॉजिटिव रहेगी तो अंदर जाएगा, है ना, फ्रेम के अंदर जाएगा डायग्राम में, और नेगेटिव रहेगी तो बाहर जाएगा। ये नेगेटिव आई बाहर चला गया। अब देखो मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू सी, एमबीसी में क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो बाहर जाएगा, नेगेटिव रहेगी तो अंदर आएगा डायग्राम, मतलब पॉजिटिव वैल्यू थी बाहर गया। अब यहाँ पे देखो एमबीसी, अब यहाँ पे वापस क्या होता है, नेगेटिव रहेगी तो बाहर जाएगा वैल्यू, है ना, ऊपर जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा तो अंदर आएगा डायग्राम। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव थी, एमबीसी देखो एमबीसी नेगेटिव था, ऊपर आया डायग्राम। अब देखो एमसीबी के लिए भी देखो, अब ये नेगेटिव हुआ, इसके बाद क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव में आया 11.5 हमारा पॉजिटिव आया, तो डायग्राम ऊपर गई, बाहर की तरफ आई, है ना। अब ऐसे देखो पॉजिटिव के बाद यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। देखो सिंपल मैं तुमको बताता हूँ, ऐसे याद रखना है। ये लेफ्ट टू राइट गए हम लोग, ए टू बी, तो ए टू बी गए तो क्या लेते हैं हम लोग, माइनस, तो यहाँ पे मोमेंट कैसा आना चाहिए, माइनस, तो बाहर आएगा। बी टू सी, राइट टू लेफ्ट कैसे लेते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं, मोमेंट फिक्सेड मोमेंट में प्लस लेते हैं ना वैल्यू, तो प्लस लिया तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आनी चाहिए, प्लस आनी चाहिए, तो ये बाहर जाएगा, है ना। अगर माइनस आई तो अंदर जाएगा, है ना। बी टू सी में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बी टू सी एमबीसी का वैल्यू कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, तो बाहर आएगा, पॉजिटिव आया तो अंदर, है ना। अब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग, फिक्सेड मोमेंट जैसा है ना, एमसीबी, तो कैसा आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, तो 11.5 प्लस आया तो बाहर आ गया, अगर माइनस आता तो अंदर आता था, है ना। अब देखो यहाँ पे वापस इसको खड़ा कर देंगे तो सी लेफ्ट है और डी राइट है ना। तो सीडी एमसीडी का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव 11.5 आया, बाहर आ गया डायग्राम, है ना। अब देखो एमडीसी कैसा है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा आना चाहिए, ये कैसे लेते हैं हम लोग, फिक्सेड मोमेंट में कैसे लेते हैं, राइट टू लेफ्ट क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, ना। तो एमडीसी का वैल्यू पॉजिटिव अगर आता तो ये डायग्राम बाहर आती थी, लेकिन ये एमडीसी का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव, तो डायग्राम किधर आ गया, अंदर आ गया, है ना। ये समझ में आया, अंदर आ गया। अब देखो अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्सेड मोमेंट्स, है ना। अब अपने को निकालना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग, है ना, मतलब जो लोड्स है, एक्चुअल प्रॉब्लम में जो लोडिंग दिया हुआ है उसके वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिएट होगा, सिंपल वाला बेंडिंग मोमेंट अपना वो निकालना है डायग्राम में। तो देखो अभी वो डायग्राम कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने को पहले एबी, स्पैन एबी पे मैक्सिमम मोमेंट इन स्पैन एबी में देखो एक लोड है, पॉइंट लोड, वो भी सेंटर पॉइंट लोड है, तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, फॉर्मूला है WL/4 मैक्सिमम लोडिंग के लिए, ना। तो W की वैल्यू कितनी है, W है 32, L कितना है, L मतलब टोटल स्पैन कितना है 4 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो कितना आ जाएगा, 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 32 किलो न्यूटन मीटर, है ना। और ये भी लोड कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा, यहाँ पे सेंटर पे इधर एक पॉइंट बता दो, पॉइंट इसको इससे ज्वाइंट कर लेना ऐसे, और ये इधर से भी ज्वाइंट कर लेना ऐसे। यहाँ पे वैल्यू है इसका 32 किलो न्यूटन मीटर। अब बचा स्पैन बीसी पे भी लोडिंग है और भी कैसा है, सेंट्रल पॉइंट लोड है, तो बीसी में भी देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, बीसी में भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन बीसी, फॉर्मूला क्या है, वापस वही WL/4 सेंट्रल पॉइंट लोड है ना। तो देखो क्या है, W की वैल्यू कितनी है 48 इंटू L, स्पैन कितना है 3 मीटर डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया आंसर आ गया हमारा 36 किलो न्यूटन मीटर, है ना। वापस से कहाँ पे आएगा वैल्यू, लोड कहाँ पे आएगा, अंडर पॉइंट लोड, मतलब सेंटर में, यहाँ पे इधर ऊपर किधर पॉइंट बता दो, यहाँ पे, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लेना है, यहाँ से इसको भी ज्वाइंट कर लेने का। यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कितनी है, ये है 36 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब स्पैन सीडी में तो कोई लोड ही नहीं है, तो कोई बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोडिंग आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना।
तो समझ में आया, ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नेट बीएम बोलते हैं हम लोग जिसको, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेट बीएम भी बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सुपरपोजिशन बोलते हैं, सिंपल बेंडिंग मोमेंट बोलो, है ना, सिंपल बेंडिंग मोमेंट बोलेगा तो भी चलेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 बार बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में विद, अभी स्वे फ्रेम के प्रॉब्लम लेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।